हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सो क्लास, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यानी कि जो फूड की जो प्रोडक्शन होती है, उत्पादन होता है, उसमें कैसे वृद्धि कर सकते हैं। इस चैप्टर में आप जानेंगे जो फूड होता है, फूड के इन्हांसमेंट यानी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, यानी उत्पादन को बढ़ाने की क्या आवश्यकता है और उत्पादन को किन किन विधियों के द्वारा, किन किन माध्यमों से हम बढ़ा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो फूड प्रोडक्शन के इन्हांसमेंट के लिए आप कुछ एनिमल्स को भी यूज़ करते हैं और उन एनिमल्स को आप कैसे रेयर करते हैं या कैसे पालते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास, आज जो हमारा चैप्टर है वो है स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो फूड का प्रोडक्शन है उसे हमें बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो जो पॉपुलेशन है यानी जो जनसंख्या है, जनसंख्या में दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि दिन प्रतिदिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। जब जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो इंक्रीज हो रही है, तो फूड की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी। अब यदि फूड की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो क्या करना होगा, फूड के प्रोडक्शन को यानी फूड के उत्पादन को हमें बढ़ाना होगा। तो ये जो चैप्टर है इसमें आप यही समझेंगे कि जो फूड का जो प्रोडक्शन है उसे जो बढ़ाने की जो स्ट्रैटेजीज होती है, यानी कौन कौन सी विधियां हैं जिससे जो फूड का जो प्रोडक्शन है वो हम उसे इन्हांस कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। यानी इस चैप्टर में आप जानेंगे कि आप कौन कौन से फूड प्रोडक्ट होते हैं और ये जो फूड प्रोडक्ट हैं वो आपको कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, यानी कहाँ से आप इसे ले रहे हैं। उसके बाद आप जानेंगे कौन कौन सी विधियां हैं जिससे कि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है फूड प्रोडक्शन। यानी कि फूड प्रोडक्शन में हम देखेंगे तो आप जानेंगे कि फूड इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। यानी जो फूड है वो हमारे लिए क्या है, सबसे एसेंशियल है। क्योंकि आपने जाना था, यदि आप जाने कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, यानी बेसिक यानी प्राइमरी, जो प्राथमिक हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उसमें सबसे पहले क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, वाटर आता है और फूड आता है। यानी कि भोजन क्या है, भोजन हमारी प्राथमिक आवश्यकता है हमारे डेवलपमेंट और सर्वाइवल के लिए, यानी हमारी वृद्धि के लिए और हमारे जीने के लिए फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जो पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फूड के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि जो भोजन का जो उत्पाद है, फूड का जो प्रोडक्शन है उसे भी इन्हांस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो फूड के जो प्रोडक्ट होते हैं, मेनली जो फूड प्रोडक्ट होता है उसे आप कहाँ से कंज्यूम करते हैं। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हम जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो मेनली प्लांट से करते हैं या फिर एनिमल से करते हैं। तो आपने इस जो भी भोजन की लेने की जो विधि है, इस विधि के अनुसार हम क्या है, हम हेट्रोट्रॉफ हैं, यानी परपोषी हैं। परपोषी का क्या मतलब होता है कि हम जो अपना भोजन किसी अन्य एनिमल हो गया या कोई प्लांट हो गया उससे ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे द वेरियस फूड प्रोडक्ट वी कंज्यूम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। यानी हम जो अपना फूड लेते हैं वो कहाँ कहाँ से लेते हैं, वो या तो प्लांट से लेंगे या फिर एनिमल से लेंगे। अब एनिमल्स में हम देखेंगे कि हम एनिमल से कौन कौन से फूड, कौन कौन से जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट वो होते हैं। दीज प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ हनी, हनी हम लेते हैं। नेक्स्ट हमने एग्स देखा, मिल्क देखा और सीरियल्स देखी, ग्रेन्स देखे, पल्सेस देखी, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट एक्सेट्रा। अब ये जो आपने देखे ये क्या है, मिक्स है, यानी प्लांट और एनिमल के आपने मिक्स प्रोडक्ट देखे। पर यदि आप देखेंगे कि जो एनिमल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्या आता है, मीट आता है, मिल्क आता है, एग्स आता है, हनी आता है और फिशेज आती हैं। और अगर हम प्लांट की बात करें तो उसमें सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे इसमें आते हैं। तो हमने जाना कि जो हमारा जो फूड है वो मेनली कहाँ से आता है, प्लांट से और एनिमल से आता है। तो आपने जब आप 7th 8th में पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं और प्लांट को भी कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं।
कार्निवोर्स नहीं, ओमनीवोर्स कहते हैं। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट को भी कंज्यूम करेंगे और एनिमल्स को भी कंज्यूम करेंगे। तो क्या होता है कि यहाँ से यानी एनिमल से और प्लांट से हमें क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल मिलता है। रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्ची सामग्री होती है। कच्ची सामग्री को जैसे कि हमने लिया पल्सेस का एग्जाम्पल लिया या फिर वेजिटेबल्स का एग्जाम्पल लिया, तो क्या होती है? प्लांट से हम रॉ मटेरियल यानी कच्ची जो वेजिटेबल्स को हम लेते हैं और उससे आप क्या करते हैं? फिर उसे आप खाने के लिए उसमें फिर चेंजेस करते हैं। कैसे चेंजेस करते हैं? आप उसे पकाते हैं या फिर फर्दर जो भी चेंजेस उसमें रिक्वायर्ड होंगे आप वो चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो फूड है, फूड हमारे लिए क्या है? नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, हमारी बेसिक नीड है। सेकेंड, आपने इसमें जाना कि जो फूड होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से प्राप्त होता है और एनिमल से प्राप्त होता है। अब जो एनिमल से जो प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? होता है मीट, मिल्क, एग्स, हनी, फिश, यानी ये जो सारी चीजें होती हैं ये हम एनिमल से लेते हैं। और सेकेंड, अगर प्लांट्स की बात की जाए तो जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो दालें होती हैं, जो फ्रूट होते हैं, ये जो सारी जो चीजें होती हैं ये कहाँ से हमें मिलती है? ये हमें मिलती है प्लांट से। नेक्स्ट जो इसके पास हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली क्या है? आप पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंस ऑफ केयरिंग फॉर एंड ब्रीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एक साइंस है जिसमें क्या करते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। अब डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हम लाइफ स्टॉक भी कहते हैं। यानी डोमेस्टिक एनिमल्स को हम लाइफ स्टॉक भी कहते हैं। वो एनिमल जिन्हें आप पालते हैं किसी अपने किस फायदे के लिए, या जैसे कि आप उनसे कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उन एनिमल्स को आप पालते हैं, जिसे हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं या लाइफ स्टॉक कहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? एनिमल हस्बेंड्री एक साइंस है जिसमें कि डोमेस्टिक एनिमल को हम पालते हैं और क्या कराते हैं? उसकी ब्रीडिंग कराते हैं। अब ब्रीडिंग, यहाँ पे एक नया वर्ड आया। ब्रीडिंग क्या होती है? ब्रीडिंग होता है कंट्रोल मेटिंग। कंट्रोल मेटिंग क्या होती है वो हम अभी आगे जानेंगे। तो अभी तक आपने पढ़ा कि एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंस ऑफ केयरिंग फॉर एंड ब्रीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक ट्रेट सच एज हाई यील्डिंग, डिजीज रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। तो एनिमल हस्बेंड्री को क्यों क्या किया जाता है? एनिमल हस्बेंड्री में आप किसी एनिमल को पालते हैं और उसे पालते हैं और उसकी ब्रीडिंग कराते हैं। अब जो ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग क्या होती है? ब्रीडिंग होती है कंट्रोल्ड मेटिंग। ब्रीडिंग को आप क्या कहते हैं? ये क्या है? कंट्रोल्ड मेटिंग है। तो कंट्रोल मेटिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब भी मेटिंग होती है, यानी कि अगर आप नेचुरल की बात करें, अगर आप प्राकृतिक रूप से मेटिंग की बात करें, जो प्रजनन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार मेटिंग करते हैं या प्रजनन करते हैं। बट कंट्रोल मेटिंग में क्या हो रहा है कि आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि किस एनिमल्स को किससे मेटिंग करानी है, यानी आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप सेट कर रहे हैं कि आपको किस एनिमल्स को किससे मेटिंग करानी है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यदि आप किसी अच्छे, जैसे कि आपने जीन के बारे में जाना, आपने ट्रेट्स के बारे में जाना, ट्रेट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कोई जो काव है वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है और कोई जो बफेलो है वो क्या स्ट्रॉन्ग है, उसमें वो जल्दी बीमार नहीं होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम डिजीज रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बफेलो क्या है? डिजीज रेजिस्टेंट है और काव क्या है? बहुत ज़्यादा दूध देती है। तो अब हमें आने वाली जो जनरेशन होगी वो ऐसी चाहिए कि जो प्रोडक्शन ज़्यादा करे, जिससे कि आपने क्या कहा, जिससे कि आपने हाई यील्डिंग कहा। यहाँ पे हमने हाई यील्डिंग मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा उत्पादन हो, मतलब ऐसी आपको जनरेशन चाहिए, ऐसी आपको काव या बफेलो चाहिए कि जो कम बीमार पड़े, और काव ऐसी चाहिए कि जो क्या है मिल्क का ज़्यादा प्रोडक्शन करे। अब अगर यहाँ पे काव होती है, यानी एक बफेलो और काव की मेटिंग होती है और वहाँ पे एक काव होती है, तो वो काव कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, डिजीज रेजिस्टेंट होगी, यानी बीमारियों जल्दी बीमार नहीं होती है, प्लस जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपको फायदा मिला, क्योंकि जो भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर थे आपने उन्हें चूज किया और एक ही ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। कैसे डाला? आपने ब्रीडिंग की, सेलेक्टेड ब्रीडिंग की, यानी कंट्रोल मेटिंग कराई, आपने चूज किया कि आपने हेल्दी एनिमल्स को चूज किया, यानी जो स्वस्थ एनिमल थे जिनमें अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अच्छे ट्रेड्स थे, आपने उन्हें सेलेक्ट किया, उनकी कंट्रोल मेटिंग करा दी, कंट्रोल मेटिंग कराई, और फिर क्या हुआ?
क्यों कराई, क्या प्राप्त करने के लिए? कि जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं जैसे हाई यील्डिंग आपने देखा, यानी कि अधिक जो प्रोडक्टिविटी होती है, अधिक उत्पादों, जैसे कि आपने काव जो होती हैं अपने घर गांव में देखा होगा कि कोई काव होती है जो बहुत कम दूध देती हैं, कोई जो काव होती है वो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, एक बहुत कम कर रहा है, एक बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब जैसे कि हमने कहा कि जो फूड का प्रोडक्शन है, यानी भोजन का जो उत्पाद है, हमें उसे बढ़ाना है, उसके लिए हमें स्ट्रेटेजीज चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजीज क्या आई? कंट्रोल ब्रीडिंग आई, कंट्रोल मेटिंग आई। हमने क्या किया कि हमने जो ज़्यादा प्रोडक्शन वाली जो गाय थी उसकी मेटिंग, उसकी मेटिंग करा दी। किससे? कि जो बफेलो था वो क्या था? हेल्दी था। अब सिर्फ ज़्यादा ही प्रोडक्शन नहीं चाहिए, हमें हेल्दी जनरेशन भी चाहिए, हेल्दी एनिमल भी चाहिए। तो यदि क्या होगा कि कोई जैसे कोई काव है वो मिल्क का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है पर वो बीमार बहुत जल्दी हो जाती है, तो इससे क्या होगा? इससे नुकसान होगा, यानी कि हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए, या हो सकता है कि उसे बार बार मेडिकल जांच की ज़रूरत हो, जिससे क्या होगा? खर्चा बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है? डिजीज रेजिस्टेंट भी चाहिए, यानी कि बीमारियों से जो क्या हो, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें अधिक हो और जिसमें जो पैदावार है वो अधिक हो। तो ये क्या होती है? ये जो ह्यूमन बीइंग है ये हमें क्या करती है? फायदा प्रोवाइड कराती है। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइवस्टॉक लाइक बफेलो, काउ, गोट्स, कैमल, हॉर्सेस, शीप एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्या कह रहा है कि जो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। अब लाइफ स्टॉक को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्टॉक को हमने क्या कहा था? डोमेस्टिक जो एनिमल होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या कहते हैं? लाइफ स्टॉक कहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या आता है? जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनको पालना और क्या करना? उनकी ब्रीडिंग कराना। और ब्रीडिंग में हमने क्या पढ़ा था? कंट्रोल मेटिंग कराना, यानी कि आप देख रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर होंगे, यानी दो अच्छे कैरेक्टर वाले अपने एनिमल्स को लिया और उनकी मेटिंग करा दी, जिससे कि जो पैदावार होगी, जो ऑफस्प्रिंग होंगे या जो न्यू बॉर्न होगा उसमें क्या होंगे? उसमें अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो जब भी पहले एनिमल हस्बेंड्री की बात होती थी तो उस टाइम पे क्या होता था कि सिर्फ बफेलो, काउ, गोट्स, कैमल, हॉर्सेस, शीप इन्हीं को लिया जाता था। बट अब क्या है? एनिमल हस्बेंड्री जो वर्ड है उसे एक्सटेंड, मतलब वो क्या है? अब वो व्यापक रूप में इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें पोल्ट्री फार्मिंग भी यूज़ होती है और फिशरीज भी होती है, यानी जो फिश फार्मिंग होती है वो भी यूज़ होता है, पोल्ट्री फार्मिंग भी यूज़ होती है। जैसे कि आप यहाँ पे अपने डायग्राम में देखेंगे, आपको बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे दिखेंगे। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे आते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन लिखेंगे। अगर आपको बहुत शॉर्ट में समझना है तो एनिमल हस्बेंड्री है क्या? ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, यानी कि ब्रीडिंग यानी जो लाइफ स्टॉक होता है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनकी कंट्रोल मेटिंग, मतलब उन्हें पालना और उनकी कंट्रोल मेटिंग कराना ही क्या है? एनिमल हस्बेंड्री है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल, यानी कि जो भी एनिमल हस्बेंड्री के लिए आप कुछ फार्म यूज़ करते हैं तो उस फार्म में क्या होते हैं? उस फार्म का मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है और वो जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स का भी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आपने क्या किया? आपने कुछ काऊ पाल ली हैं या फिर आपने कुछ जैसे पोल्ट्री फार्म खोल दिया है, तो आपने कुछ भी कोई भी एनिमल पाला, उसके लिए आपने एक फार्म, सबसे पहले आप फार्म देखेंगे, यानी कि कहाँ पे उन्हें रखना है। उसके बाद आप उनका मैनेजमेंट भी देखेंगे कि आप कैसे उन्हें मैनेज करेंगे, यानी कैसे आप कौन सा उन्हें भोजन कराएंगे, किस प्रकार का भोजन कराएंगे, उनके जो मेडिकल सुविधाएं क्या होती हैं, क्लीनिंग की सुविधाएं क्या होती हैं। तो ये सारा किसके अंतर्गत आता है? मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है कि आप कैसे मैनेज करेंगे। मतलब आप किसी जानवर या किसी एनिमल्स को पाल रहे हैं तो आप कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब जो डेयरी फार्म है वो क्या है? वो मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है और क्या है? मिल्क के प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मिल्क के प्रोडक्ट से रिलेटेड है। यानी कि डेयरी फार्म किससे रिलेटेड है? मिल्क, और मिल्क से जितनी भी चीज़ें बनती हैं, चाहे वो स्वीट्स हो या फिर वो पनीर हो, जो भी हो, वो किसके अंतर्गत आता है? डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या है? दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल दैट प्रोवाइड मिल्क।
अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या होगा, उन एनिमल्स का मैनेजमेंट होता है, उन एनिमल्स को पाला जाता है जो कि क्या करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि आप कैसे कैसे जो फार्म होते हैं, जो डेयरी फार्म होता है, और डेयरी फार्म का मैनेजमेंट कैसे आप कर सकते हैं। तो इनमें से जो सबसे पहले आपके पास आता है कि सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड, यानी कि जो भी एनिमल आप पाल रहे हैं, चाहे आप काऊ पाल रहे हैं या बफेलो पाल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छी ब्रीड को ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अच्छी ब्रीड को सेलेक्ट किया। वो ब्रीड कैसी थी, एक तो डिजीज रेजिस्टेंट थी, यानी कि यानी कि वो बीमारियाँ उससे बहुत जल्दी नहीं लग रही थी। सेकेंड आपने क्या किया कि वो पैदावार ज़्यादा करती है, यानी मिल्क का ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आया, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड आया। नेक्स्ट जो आपके पास आता है, हाउसिंग आता है। हाउसिंग में क्या होगा कि जैसे कि वेंटिलेशन हो गया, जैसे कि आप क्या करेंगे, वेंटिलेशन हो गया, वहाँ पे जो वाटर हो गया, यानी कि आप पानी साफ सुथरा उन्हें देंगे, वहाँ की जो एयर होगी वहाँ पे एयर प्यूरीफायर लगा होगा और क्लीनिंग होगा, यानी जहाँ पे आप उन्हें रख रहे हैं उनकी स्वच्छता से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो कहाँ आएंगी, वो हाउसिंग में आएंगी। नेक्स्ट आपके पास आता है फीड, यानी कि आप उन्हें क्या क्या खिला रहे हैं। जैसे कि काव को क्या खिलाते हैं, रफेज खिलाते हैं, सफेद यानी कि घास वगैरह जो भी खिलाते हैं। इसके अलावा क्या खिलाते हैं, कुछ जिसमें जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट रिच जो कुछ प्रोडक्ट आते हैं वो भी काव को खिलाते हैं। नेक्स्ट जो आया कि रेगुलर विजिट टू वेट, यानी कि जो मेडिकल रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, ये आप वहाँ पे क्या करते हैं, उन्हें मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप लगातार जांच कराते रहेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो स्वस्थ हैं या नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आप फार्म को मैनेज करेंगे, और जो एनिमल्स होते हैं एनिमल को भी आप मैनेज करेंगे। उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो भी सुविधाएं होती हैं, आप उन सबका इनमें ध्यान रखेंगे। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा फूड प्रोडक्शन, यानी फूड प्रोडक्शन क्या होता है। आपने देखा हम एनिमल और प्लांट से क्या लेते हैं, अपने फूड को लेते हैं। उसके बाद आपने देखा कि जो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, ब्रीडिंग होती है, यानी कंट्रोल मेटिंग होती है। कंट्रोल मेटिंग में हमने क्या कहा, अगर हम काव की बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा कि जो काव होती है और जो ऑक्स होता है, हम क्या करेंगे, काव जो सिलेक्टेड ट्रेड्स वाले काव और ऑक्स को लेंगे। वैसे ही बफेलो में भी होता है कि सिलेक्टेड ट्रेड्स वाले बफेलो को यूज किया जाता है उनकी आने वाली जो जनरेशन होती है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, जो अच्छी जो ट्रेड्स वाली काव थी उसकी जो मीटिंग कराई गई वो अच्छी ट्रेड्स वाले ऑक्स के साथ कराई गई। वैसे ही बफेलो में भी होता है कि जो मेल और फीमेल को आप किस प्रकार से चूज करते हैं, कि उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी उनके गुण धर्मों के आधार पर आप चूज करते हैं कि उनमें जो भी सुपीरियर होंगे, यानी जिसमें भी अच्छे कैरेक्टर होंगे, आप उसी प्रकार से मेल को भी चूज करेंगे और फीमेल को भी चूज करेंगे। और ये जो लागू होता है ये हर एक बर्ड पे होता है। जैसे कि आपने चिकन देखा या आपने कोई और एनिमल देखा, उसमें क्या होता है, कंट्रोल मेटिंग होती है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो मैनेजमेंट, जो फार्म का जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डेयरी एनिमल्स, यानी डेयरी एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, और उसके पास आपके पास आते हैं एट प्रेजेंट कैटल, गोट, बफेलोज, कैमल्स एंड शीप आर द मेन सोर्स ऑफ मिल्क अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि जो मिल्क के जो सोर्स होते हैं, वो जो मिल्क जो हमें प्रोवाइड होता है वो किन किन एनिमल से होता है, आपके पास ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आप इन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है वो आता है कि हम कुछ एनिमल्स को, कुछ जो काव और बफेलो की कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन से क्या होते हैं, बफेलो और एनिमल्स होते हैं। तो बफेलो का जो साइंटिफिक नेम है वो है बुबैलस बुबैलस, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बुबैलस बुबैलस। तो यहाँ पे क्या है कि हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे किसका, बुफेलो एंड काव का।
यहाँ पे अगर हम बफेलो की बात करें तो बफेलो कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। अगर आप कंपेयर करें तो क्या होता है, बफेलो ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू काउ। साथ में डिजीज रेजिस्टेंस भी होता है, यानी कि इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ये काऊ के यानी गांव के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। थर्ड आप देखेंगे कि जो बफेलो होते हैं वो मिल्क का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जो मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ज़्यादा कौन करता है, बफेलो करता है। अब आपके पास एग्जाम्पल आ रहे हैं मुर्रा और श्रुति। तो ये जो पिक्चर है किसकी है, मुर्रा की है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने बफेलो के बारे में जाना कि बफेलो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट आपने जाना कि डिजीज रेजिस्टेंस होता है। अब ये जो बात चल रही है ये कंपैरिजन की बात चल रही है काऊ और बफेलो की, यानी कि ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं। तो इनमें क्या चल रही है कि अलग अलग इनमें कंपैरिजन चल रहा है कि दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन होता है। तो हमने देखा बफेलो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिजीज रेजिस्टेंस है, ज़्यादा मिल्क भी प्रोड्यूस करता है। इसके एग्जाम्पल है मुर्रा और श्रुति। नेक्स्ट जो इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है डिजीज ऑफ कैटल। अब जो भी आप जानवर पालते हो या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ डिजीज होती हैं। जैसे कि जब आपने ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा तो आपने बहुत सारे डिजीजेस के बारे में भी पढ़ा कि जो इंसान होते हैं उनमें कौन कौन सी डिजीज होती हैं। अब हम देखेंगे कि जो कैटल्स में जो कौन कौन सी डिजीज होती हैं। तो आप देखेंगे द वेरियस वायरल कैटल डिजीज आर फूड एंड माउथ डिजीज, यानी कि फूड और माउथ डिजीज होती हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वायरस से जो डिजीज होती है सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल आता है रिंडरपेस्ट डिजीज। उसके बाद रेबीज भी आता है। तो जो रिंडरपेस्ट डिजीज की यहाँ पे आप क्या देखेंगे, एक पिक्चर देखेंगे। नेक्स्ट जो आता है कि जो बैक्टीरियल डिजीज होती है कैटल में, तो बैक्टीरियल डिजीज क्या होती है, एंथ्रेक्स डिजीज। यानी कि आपके पास दो डिजीज आई हैं, एक वायरस से होने वाली डिजीज और एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। जो वायरस से हो रही है उसे आपने क्या कहा, रिंडरपेस्ट डिजीज। और जो ये बैक्टीरिया से हो रही है रिंडरपेस्ट डिजीज, ये वायरस से हो रही है रिंडरपेस्ट डिजीज, और ये किससे हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है। तो यहाँ पे जो एंथ्रेक्स की जो इमेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो काव है, काव की जो यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, नाक से खून आ रहा है। तो ये तो आपने पढ़ा जो डिजीज थी कैटल में कौन कौन सी डिजीज होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है व्हाट इज पोल्ट्री फार्मिंग। यानी कि अभी तो आपने किसकी बात की, आपने मिल्क डेयरी की बात की। यानी अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे कि जो भी एनिमल्स होते हैं जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, और जो इसके फार्म का जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोल्ट्री फार्मिंग। तो सबसे पहले जानेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, ये क्या है। इन पोल्ट्री फार्मिंग रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फाउल्स आर डन फॉर टू पर्पज। तो यहाँ पे क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग में फाउल्स की रेयरिंग की जाती है, यानी फाउल्स को पाला जाता है। अब क्यों पाला जाता है, इसके क्या होते हैं, दो मेन यहाँ पे रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन ऑफ एग, यानी एग के प्रोडक्शन के लिए, और प्रोडक्शन ऑफ मीट, यानी कि जो एग के प्रोडक्शन के लिए और मीट के प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पोल्ट्री फार्मिंग की डेफिनेशन देखनी है कि जो फाउल्स होते हैं, फाउल्स की जो रेयरिंग और मैनेजमेंट होता है उसे पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग के जो दो मुख्य उद्देश्य हैं वो है प्रोडक्शन ऑफ एग एंड प्रोडक्शन ऑफ मीट। नेक्स्ट आप देखेंगे इन ऑर्डर टू मीट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट अ वैरायटी ऑफ अ स्ट्रेन आर रेज। यानी कि क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग ये जो रेयरिंग की ये जो फाउल की रेयरिंग यानी फाउल का जो पालन किया जा रहा है वो किस बेसिस पे किया जा रहा है, क्वांटिटी और क्वालिटी के बेसिस पे।
अब ये वही बात आ गई, जैसे कि हमने मिल्क प्रोडक्शन की बात की थी, तो हमने क्या कहा था, जब हमने कहा था कि हम बात कर रहे थे जैसे काऊ की कर रहे थे या बफेलो की कर रहे थे, तो हमने काऊ की जब सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई थी, यानी कंट्रोल ब्रीडिंग कराई थी, कंट्रोल मेटिंग कराई थी, तो उसमें क्या था कि एक अच्छे ट्रेड्स वाली काऊ को एक अच्छे ट्रेड्स वाले फॉक्स के साथ हमने मेट किया था। वैसे ही क्या किया, बफेलो में भी ऐसे ही किया था। तो इसमें हमने क्या देखा था, एक तो क्या थी कि एक तो इसमें जो वैरायटी है यानी वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, दूसरा क्या की थी हमने यील्डिंग देखी थी, तो डिजीज रेजिस्टेंट यानी कि क्वालिटी आ गई, क्वालिटी यानी कि जो उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक हो, क्वांटिटी यानी प्रोडक्शन यानी उत्पादन से आगे कि उत्पादन अधिक हो। अब यदि हम चिकन के बारे में बात करें तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में, तो हम क्या देखेंगे, एक तो सबसे पहले उनकी क्या होगा, क्वालिटी अच्छी हो, यानी कि उनमें फीचर अच्छे हों, वो जल्दी बीमार ना पड़ते हों, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी अच्छी हो। नेक्स्ट अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो हम देखेंगे कि वो एग ले, जो नंबर ऑफ एग ले है वो अधिक हो, और उनका क्या हो, मीट उनमें ज़्यादा हो, यानी कि उनकी जो बॉडी हो वो क्या हो, अच्छी खासी हो, जो कि अच्छा मीट प्रोवाइड करती हो। तो इसी बेसिस पे क्या होता है, इसी बेसिस पे फाउल की रेयरिंग और फाउल को पाला जाता है। तो इसी बेसिस पे इन्हें चूज भी किया जाता है कि कौन सी वैरायटी या कौन सी नस्ल को क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, these improved strains include layers which produce egg and broilers that provide meat. अब यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास दो वर्ड्स आ गए हैं। सबसे पहला तो आपके पास आ गया है लेयर्स और दूसरा आ गया है ब्रॉयलर्स। तो जो लेयर्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एग को करती हैं, यानी ये क्या होंगे, ये लेयर्स होंगे, और जो ब्रॉयलर्स होते हैं वो मीट को प्रोड्यूस कर रहे, तो ये क्या होंगे, ब्रॉयलर्स होंगे। यानी कि आपके पास कुछ जो टर्म्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, लेयर्स आए हैं, ब्रॉयलर्स आए हैं। जो लेयर्स होते हैं उन्हें क्यों पाला जाता है, उन्हें इसलिए पाला जाता है कि जो एग की जो प्रोडक्शन हो, एग के लिए, मतलब मेनली जो एग के प्रोडक्शन के लिए उन्हें पाला जाता है। जो ब्रॉयलर्स होते हैं उन्हें क्यों पाला जाता है, उन्हें मीट के लिए पाला जाता है। तो ये आपने देखा कि पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है और पोल्ट्री फार्मिंग में किस किस प्रकार से जो फाउल्स होते हैं उन्हें पाला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री, यानी पोल्ट्री की क्या है, कुछ ब्रीड्स होती हैं, जिसमें आप दो ब्रीड्स देखेंगे जो आप अपनी इमेज में भी आप देख सकते हैं। सबसे पहला आता है अशील। अशील क्या है, इंडियन वेराइटी है, यानी कि ये इंडियन वेराइटी है। और दूसरा आता है लेगहॉर्न। लेगहॉर्न क्या है, ये क्या है, फॉरेन वैरायटी है। जैसे कि ये क्या है, लेगहॉर्न है, फॉरेन है, अशील क्या है, अशील इंडियन वैरायटी है। तो इन दोनों ही नाम को आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि दोनों की इमेज आपको दी गई है, आपकी बुक में दोनों की इमेज दी गई है। तो आपके पास एग्जाम्पल आ सकता है कि जो पोल्ट्री की कुछ ब्रीड्स के नाम बताइए जिसमें एक इंडियन वैरायटी हो और एक फॉरेन वैरायटी हो। तो इंडियन वैरायटी में आपने क्या देखा, इंडियन वैरायटी में आपने अशील देखा, और फॉरेन वैरायटी में आपने लेगहॉर्न देखा। तो आप ये सब अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है हाउ इज पोल्ट्री फार्म मैनेज, यानी कि आपने जब जो डेयरी फार्म की बात की थी, तो डेयरी फार्म के मैनेजमेंट में हमने वही जो सेम पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ भी आते हैं कि आप क्या देखेंगे, पोल्ट्री फार्म्स मैनेजमेंट रिक्वायर्स प्रॉपर हाउसिंग, यानी कि हाउसिंग प्रॉपर हो, जहाँ पे आप उन्हें रख रहे हो वो अच्छी जगह हो, क्लीन हो, वहाँ पे जो एयर की जो सुविधा यानी एयर प्योरीफायर हो, ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे जो एयर पास होने के लिए जगह नहीं हो, क्लीन हो, उन्हें पानी की सुविधा हो। नेक्स्ट देखते हैं फीडिंग ऑफ फाउल्स, यानी कि जो भी आप फीड करा रहे हैं फाउल्स को वो क्या हो, रिच हो, उनमें मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स है वो सफिशिएंट हो। द हाउसिंग शुड बी हाइजेनिक विद अ प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी कि जो फार्म हो वो हाइजेनिक हो। जैसे कि आप देखते हैं पोल्ट्री फार्म कभी आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत गंदा रहता है, जिससे क्या होती हैं, जिससे अगर आपने चिकन का देखा होगा तो उनमें बहुत बीमारियां हो जाती हैं। तो कभी कभी जो डिजीज होती है वो इसलिए भी हो जाती है कि जो पोल्ट्री फार्म होता है वहाँ पे साफ सुविधा नहीं रहती, यानी हाइजीनिक नहीं रहता है, और वेंटिलेशन की प्रॉपर सुविधा नहीं होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे द फीड शुड बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स सुटेबल फॉर ब्रॉयलर्स एंड एग लेयर्स। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो अलग अलग वैरायटी के लिए जो भी फीड होता है, जो उसके जो फूड में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स सफिशिएंट हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप अलग अलग वैरायटी को पाल रहे हो, जैसे कि आपने चिकन की अलग अलग वैरायटी को पाला और जो फाउल की अलग अलग वैरायटी को पाला, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका फूड भी अलग अलग हो सकता है।
तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले जो वैरायटी होती है, जो उनकी नस्ल होती है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि उन्हें कैसा फूड प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो भी लाइफस्टाइल होता है उसके बारे में स्टडी किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें पाला जाता है और क्या किया जाता है, उन्हें मैनेज किया जाता है फार्म में। नेक्स्ट आता है कि कॉमन डिजीज ऑफ पोल्ट्री, यानी कि जब हमने मिल्क डेयरी की बात की थी, डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात की थी, तो उसमें आपने कुछ कैटल की डिजीज देखी थी, कुछ बफेलो की डिजीज देखी थी। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, कुछ पोल्ट्री फार्म की कुछ डिजीज देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है फाउल कोलेरा। इसमें ये जो डिजीज है फाउल टाइफाइड है। आप जो इजी आपको जो भी डिजीज पड़ती है आप उसी का नाम याद करेंगे। जिसमें जो दो डिजीज हैं वो क्या है, कॉमन है। एक है बर्ड फ्लू और इस बर्ड फ्लू का क्या नाम है, इसका नाम है H5N1 H5N1 वायरस। ये क्या है, बहुत कॉमन होता है। सेकेंड आप याद रख सकते हैं रानीखेत डिजीज। ये क्या है, डिजीज है। तो आप इनमें से वो नाम याद रख सकते हैं जो कि आपको इजीली याद हो रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है वो है एनिमल ब्रीडिंग। अब क्या हो रहा है, एनिमल ब्रीडिंग का आपके पास टॉपिक आ रहा है। ब्रीडिंग आपने क्या देखा था, ब्रीडिंग आपने देखा था कंट्रोल मेटिंग। कंट्रोल मीटिंग में हमने क्या देखा था कि जब भी किन्हीं एनिमल्स की मीटिंग हो रही है तो उन एनिमल्स को चूज किया जाता है उनके गुण धर्मों के आधार पर या उनके ट्रेड्स के आधार पर। तो इसे हमने कंट्रोल ब्रीडिंग क्या कहा था या सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा था, जिसमें सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया काव का लिया कि हम क्या करेंगे, काव की काव जो मेल और फीमेल होती है, तो मेल और फीमेल को हम कैसे चूज करते हैं, हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे करते हैं कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स मुख्यतः ली जाती हैं कि वो क्या हो, हाई प्रोडक्टिव हो यानी ईल्ड ज़्यादा करे, उत्पादन ज़्यादा हो और डिजीज रेजिस्टेंस हो। वैसे ही हमने बफेलो में भी लिया था कि दोनों मेल और फीमेल को किस प्रकार से लिया जाएगा कि दोनों क्या हो, प्रोडक्टिविटी के आधार पर, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी की जब हमने बात की थी पोल्ट्री फार्म में, तो क्वालिटी भी अच्छी हो यानी कि डिजीज रेजिस्टेंट हो, क्वांटिटी भी अच्छी हो यानी प्रोडक्शन भी अच्छा हो। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे ब्रीड। ब्रीड क्या है, ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल ऑफ द सेम स्पीशीज, यानी कि ब्रीड किसे कहते हैं, जो भी बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं जो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, यानी एक स्पीशीज का जो ग्रुप होता है उसे हम ब्रीड कहते हैं। यानी कि जो एक सेम स्पीशीज से ताल्लुक रखता है या सेम स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, उन्हें हम ब्रीड कहते हैं। दैट आर रिलेटेड इन डिसेंट एंड हैव अ कॉमन फीचर्स एंड अपीयरेंस, यानी कि इनमें क्या होंगे, इनमें कॉमन फीचर्स होते हैं और इन्हें किस में रखा जाता है, एक सेम स्पीशीज में रखा जाता है, जिसे हमने क्या कहा, ब्रीड कहा। अभी आपने जब एग्जाम्पल पढ़े थे आपने क्या किया था, आपने कुछ काव के एग्जाम्पल पढ़े थे यहाँ पे जैसे कि यहाँ भी है, तो ये भी क्या है, अलग अलग ब्रीड है यानी अलग अलग स्पीशीज है। वैसे ही हमने यहाँ पे जब काव के एग्जाम्पल पढ़े थे तो काव के एग्जाम्पल में आपने क्या देखा था, जर्सी भी देखा था, साहिवाल भी देखा था, गिर भी देखा था। वैसे ही बफेलो में आपने देखा मुर्रा देखा और श्रुति देखी। तो ये क्या है, अलग अलग ब्रीड है, यानी कि अलग अलग ब्रीड यानी कि एक ही जो स्पीशीज से रिलेटेड जो भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें एक ब्रीड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनिमल ब्रीडिंग। अब एनिमल ब्रीडिंग को अगर डिफाइन किया जाए तो आप कैसे कह सकते हैं, मेटिंग ऑफ गुड क्वालिटी एनिमल्स टू प्रोड्यूस हाईली प्रोडक्टिव एंड सुटेबल एनिमल्स फॉर एनहांसमेंट ऑफ ओवरऑल रिफोर्समेंट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा। तो एनिमल ब्रीडिंग में आपने क्या देखा कि किसकी मेटिंग करा रही है, मेटिंग ऑफ गुड क्वालिटी, यानी कि जो जिस एनिमल में अच्छी क्वालिटी होगी उनकी मेटिंग कराई जा रही है। क्यों, टू प्रोड्यूस
हाईली प्रोडक्टिव एंड सुटेबल एनिमल्स, यानी हाई प्रोडक्टिव और सुटेबल एनिमल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसे एनिमल्स जो कि वातावरण के अनुसार अनुकूल हो, जो कि जैसे कि क्या होता है कि कुछ कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सूटेबल एनिमल हमें मिले, सूटेबल एनिमल यानी कि जो वातावरण के अनुसार उस परिस्थिति में खुद को ढाल सके और क्या कर सके, इन्हांसमेंट कर सके प्रोडक्शन में, परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस में क्या होगा, प्रोडक्शन भी आएगा, परफॉर्मेंस में ये भी आएगा कि वो किस प्रकार से अपने आप को जो इन्वायरमेंट है तो उसके अनुसार खुद को ढाल रहे हैं। तो इसमें आपने देखा कि एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है। सबसे पहले आपने जाना ब्रीड क्या होता है, नेक्स्ट आपने जाना कि एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है। एनिमल ब्रीडिंग में आपने क्या जाना कि हम क्या करते हैं कि अच्छी क्वालिटी वाले एनिमल्स की मीटिंग कराते हैं जिससे कि एक हाई प्रोडक्टिव और सुटेबल एनिमल्स हमें मिलता है जो अच्छा परफॉर्म करता है, यानी कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग। अभी तक हमने बात की ब्रीडिंग की, अब हमारे पास आती है कि ब्रीडिंग कितने प्रकार की होती है। अब इससे पहले हम जाएंगे कि जब हमने कहा कि अलग अलग प्रकार की ब्रीड होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो ब्रीड होती है उसी के अनुसार क्या होगी, ब्रीडिंग होगी, यानी कि एक ही नस्ल में जो ब्रीडिंग हो रही है वो अलग प्रकार की होगी और अलग अलग नस्लों में जो ब्रीडिंग हो रही है वो अलग प्रकार की होती है। कभी कभी आप देखेंगे कि जो ब्रीडिंग होती है वो क्या होती है, तो अलग अलग स्पीशीज में भी ब्रीडिंग हो सकती है, यानी कि एक अलग स्पीशीज होगी और दूसरी अलग स्पीशीज होगी, उनमें क्या हो रही है, उनमें ब्रीडिंग हो रही है, मेटिंग हो रही है। तो इसी के आधार पर जो ब्रीडिंग के जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे दो टाइप्स के आपको मिलते हैं। सबसे पहला होता है इन ब्रीडिंग और दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग। अब जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, इन ब्रीडिंग मतलब ये क्या होगा, एक ही नस्ल के जो एनिमल्स होंगे उनके बीच क्या होगी, ब्रीडिंग होगी। यानी कि अगर हमने काऊ की एक नस्ल ली, यानी साहिवाल का हमने एग्जाम्पल लिया, तो हमने क्या किया, साहिवाल में मेटिंग करा दी। तो साहिवाल में जो मेटिंग कराए उससे क्या हुआ, उससे उनकी नई जनरेशन मिली, उसी जनरेशन में के बीच फिर मेटिंग करा दी तो फिर से क्या हुआ, फिर साहिवाल की ही जनरेशन मिली। तो इस प्रकार की ब्रीडिंग यानी कि जो एक ही नस्ल में होती है, एक ही ब्रीड के एनिमल्स में होती है, उसे हमने कहा इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का जो टाइप है वो एक ही टाइप है, इसके अलावा और जितने भी प्रकार की ब्रीडिंग होती है वो आउट ब्रीडिंग में आता है। अब आउट ब्रीडिंग क्या है, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, अलग अलग नस्ल की जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी ब्रीडिंग हो सकती है और अलग अलग जो स्पीशीज होती हैं उनमें भी क्या होती हैं, उनमें भी ब्रीडिंग हो सकती है। तो जैसे आपने देखा कि जो काव हैं, काव की अलग अलग नस्ल में क्या होगी, ब्रीडिंग हो गई है, और जैसे कोई और एनिमल्स हैं उनके अलग अलग स्पीशीज में क्या हो गई है, ब्रीडिंग हो गई है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आउट ब्रीडिंग कहते हैं। तो अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक आपने जाना है कि जो भी ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज यानी एक ही स्पीशीज के ग्रुप को हमने क्या कहा, एक ही स्पीशीज के ग्रुप को हमने कहा ब्रीड। और एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी वाले एनिमल, अच्छी क्वालिटी वाले पशुओं की मेटिंग कराई जाती है जिससे कि हाई प्रोडक्टिव यानी अधिक उत्पादन वाला एक एनिमल हमें मिलता है। और वो एनिमल क्या होता है, एक तो उत्पादन में अधिक होता है, एक क्या होता है, डिजीज रेजिस्टेंस होता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अपने वातावरण में वो अच्छी तरीके से ढल जाता है। यानी हमें क्या मिल रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो हर प्रकार से अच्छी मिल रही है। नेक्स्ट आपने देखा टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग। अब टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग में आपने इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के बारे में जाना। तो क्लास आज आपने पढ़ा फूड प्रोडक्शन के बारे में, आपने ये जाना कि जो फूड होता है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, यानी कि फूड के क्या क्या सोर्स होते हैं। इसके बाद आपने जाना कि ब्रीड क्या होती है, ब्रीडिंग क्या होती है, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में आपने जाना। आपने जो डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म का मैनेजमेंट पढ़ा, पोल्ट्री फार्म के बारे में जाना। तो आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया होगा आपको अभी तक समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।